हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के कॉमर्स की रिवीजन क्लासेस की। ये रिवीजन क्लासेस हम बाइलिंगुअल करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये मॉर्निंग में आपको 11 बजे और इवनिंग में आपको 7:30 पे क्लासेस मिलेंगी, तो देखना ना भूलेगा। ये सारे क्वेश्चंस हम पहले करा चुके हैं। रिवीजन क्लासेस का मतलब होता है हम उन्हीं को आपको रिवाइज कराएंगे, जिससे कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाए अगर आप भूल गए हैं तो। और इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस आपने पहले कर रखे हैं, ये सारे आपको आते हैं। तो रिवीजन क्लासेस हम ये करेंगे। और इसके अलावा कोई और भी आपकी क्वेरी लगती है तो आप ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे मेरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य लेखांकन का नहीं है, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन जो है अकाउंटिंग का नहीं है। फर्स्ट, लाभ अधिकतमीकरण यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना जिसको बोलते हैं मीटिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। हम मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, ठीक है। व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना या फिर अभिलेखों को व्यवस्थित करना। तो अब आपको बताना है कि लेखांकन का क्या कार्य नहीं है। तो पहले तो आपको ये पता होगा कि लेखांकन क्या काम करता है। लेखांकन क्या करता है, जो भी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करता है। उनकी जो संपत्तियां होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, उनकी रक्षा करता है, यानी कि उनकी को सेफली रखता है, उनका रिकॉर्ड रखता है सारी चीज़ों का इजीली। और जो भी रिकॉर्ड के टाइम पर गलतियां हो जाती हैं, त्रुटियां जिसको हम एरर भी बोलते हैं, वो हो जाती हैं, तो उनका पता लगाता है। और वो पता कहाँ से लगाएगा, वो लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस जिसको हम तलपट बोलते हैं वो बनाकर उसका पता लगाएगा कि कहाँ कहाँ पर एरर आ रही हैं, ठीक है। और लास्ट में यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, जो वित्तीय वर्ष हमारा खत्म होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे यूज कर रही हूँ क्योंकि दोनों ही तरह के हमारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कि हमारा फाइनल अकाउंट बनेंगे उसके उसके बेसिस पर जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो पता करेगा। तो ये सारे कार्य हमारे लेखांकन यानी कि अकाउंटेंसी के होते हैं, अकाउंटिंग के होते हैं। जबकि यहाँ पे ये लाभ कमाना यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना लेखांकन का कार्य नहीं है। इसका काम है सिर्फ रिकॉर्ड करना, सही हो रहा है या नहीं ये पता लगाना, पोजीशन बताना सिर्फ, लेकिन लाभ को बढ़ाना इसका काम नहीं होता है। ये किसका काम होता है, ये होता है बिजनेस का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, यानी कि कौन कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम का। जे.आर. बॉटली बॉय, लुईस प्रथम को, लूकस पैसियोली को, या फिर फिलिप कॉटलर को। ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और अगर आपने इससे पहले मेरी और भी क्लासेस देखी हैं, बीकॉम की एंट्रेंस एग्जाम, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम या फिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम, उन सभी एग्जाम्स में मैंने आपको बताया है कि इस तरह के क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, फिर चाहे किसी भी तरह का दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया, इसका राइट आंसर होगा सी, लूकस पैसियोली। अब यहाँ पर आप इनकी कुछ चीज़ों नोट कर लीजिए, जैसे कि लूकस पैसियोली जो है, इन्होंने 1494 में इटली के वेनिस नगर में, कितना, 1494 में इटली के वेनिस इटली के वेनिस नगर में जो शहर है, सॉरी शहर में एक पुस्तक जो थी उसको प्रकाशित करा था, यानी कि एक बुक जो थी उसको लॉन्च किया था या फिर पब्लिश किया था। और उसका नाम क्या था, डी कंप्यूटरिस्टिक स्क्रिप्चरिस नामक पुस्तक थी, ठीक है। डी कंप्यूटरिस्ट एंड स्क्रिप्चरिस, इस तरह की एक बुक थी, उसको यहाँ पे इन्होंने इसको क्या किया था, पब्लिश किया था। ये बुक भी बहुत पूछी जाती है, ये किसकी है, तो याद रखिए लूकस पैसियोली की है। कि टाइम पीरियड क्या था, 1494 था। और आधुनिक लेखांकन यानी कि जो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है उसके फादर कहे जाते हैं लूकस पैसियोली। बस इतना आप याद रखिए, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि जो हमारे कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट है उसका हेड ऑफिस आपको बताना है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ।
इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा कोलकाता में है। और देखिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट देख लीजिए, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 28 मई 1959 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज। आर्थिक समंकों का अभिलेख, समंकों आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक डेटा को रिकॉर्ड करना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बेस फॉर वर्क, या फिर रिकॉर्ड्स इन द क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, या फिर अचीव नॉन इकोनॉमिक गोल्स। अब इसमें से हमें बताना है कौन सा हमारा लेखांकन का कार्य है। अब देखिए लेखाकर्म जो होते हैं यानी कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है उसका काम होता है जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड लेन देन है उनको क्लासिफाई करना, उनको रिकॉर्ड करना, और जो भी पहले यानी कि कोई भी ऐसे लेखे हुए हैं जो कि पूरी तरह हो गए या फिर थोड़े हुए हैं लेकिन वो मॉनेटरी एस्पेक्ट में है, तो उनको लिखना, फर्दर उनको क्लासिफाई करना, जिस भी नेचर है उस नेचर के अकॉर्डिंग। बस एक शर्त क्या होती है कि वो मॉनेटरी एस्पेक्ट में होने चाहिए, वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे। और कोई भी ट्रांजेक्शन नॉन इकोनॉमिक है या फिर उसमें नॉन मॉनेटरी है, किसी भी तरह का मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं है इंक्लूड, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये सब काम करना इसका काम होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है प्रमुख कार्य। तो प्रमुख कार्य होता है रिकॉर्ड करना फिर उसको क्लासिफाई करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, जबकि रिकॉर्ड करना इकोनॉमिक ये तो है लेकिन प्रमुख नहीं है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड फॉर वर्क ये भी इसका काम है लेकिन ये मेन नहीं है। गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये अचीव नॉन इकोनॉमिक गोल्स ये भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर लेकिन प्रमुख कार्य पूछा है तो प्रमुख कार्य में ये आएगा क्योंकि मेन इसका काम होता है जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड किसके बेसिस पर करेंगे, क्लासिफिकेशन के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे उसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस का उद्देश्य जिम्मा लेना है। जिम्मा का मतलब यहाँ पर है रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टास्क है, ये नहीं होगा, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पॉन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका उद्देश्य क्या होता है, कौन उठाता है पूरी जिम्मेदारी। प्रमाणिकता यानी कि ऑथेंटिसिटी होना उसकी जिम्मेदारी होती है। दर्ज राशि की शुद्धता देखना होता है जिम्मेदारी लेना। स्वामित्व की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जब अगर हम कोई भी बिजनेस की बात करते हैं तो उसकी बिजनेस की सक्सेस की, प्रॉफिट की, लॉस की, ये पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, ये जिम्मेदारी होती है जो बिजनेस जिसने वो चालू किया है, यानी कि जो भी उस बिजनेस को चला रहा है उसका ओनर है या जिसके पास उसकी ओनरशिप है। ठीक है, तो उस बिजनेस में जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी, वो सारी फेस कौन करेगा, उसका ओनर या फिर जिसके पास ओनरशिप है। तो उसके अकॉर्डिंग जो उद्देश्य जिम्मा लेना है वो किसका हो जाएगा, वो ओनरशिप के ऊपर चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्वामित्व यानी कि ओनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट है, एक विक्रेता अपने 2000 रुपये है, ठीक है, 2000 रुपए के माल को 800 रुपए, ये भी रुपए लिख लीजिएगा। एक विक्रेता अपने 2000 रुपए के माल को 800 रुपए में क्रेता को देता है, यानी कि जो भी उसका परचेजर है उसको दे रहा है। 200 रुपए का अंतर आ रहा है, तो ये 200 रुपए क्या कहलाएंगे, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, क्रेडिट सेल, या फिर अप्राप्य ऋण। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एक जो सेलर है वो 2000 रुपए का माल जो है वो 1800 रुपए में यानी बेच रहा है एक परचेजर को, जो भी परचेजर है, और 200 रुपए का अंतर रख रहा है। तो ये डिस्काउंट में आता है। अब हमें ये बताना है कि ये किस तरह का डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट हमारा कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट। अब ये जो डिस्काउंट होता है ये यहाँ पर उन ग्राहकों को दी जाता है जो एक ही वस्तु में व्यापार करते हैं, यानी कि जब कोई भी सेलर एक ही कमोडिटी या एक ही तरह के प्रोडक्ट में डील करता है, वो वहां पर उस कस्टमर को इस तरह के डिस्काउंट दिए जाते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हमारे बढ़ जाएं, इसलिए इस तरह के डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन का हमें अर्थ बताना है, यानी कि जो बुक कीपिंग है उसका मेन मतलब है या फिर उसका जो आशय है वो क्या है। प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना, यानी कि जो हमारे स्टार्टिंग की जो बुक्स होती हैं जिनको हम जर्नल बोलते हैं उसमें रिकॉर्ड करना। लाभानी खाता तैयार करना, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको प्रिपेयर करना। प्रॉफिट शुद्ध लाभ की गणना करना, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करना। साझेदारी संलेख लिखना, यानी कि पार्टनरशिप डीड को बनाना या उसमें रिकॉर्ड करना। हमें बुक कीपिंग का मतलब बताना है। तो देखिए आप नाम से ही समझिए, बुक कीपिंग यानी बुक के अंदर कुछ रखना। अब बुक के अंदर आप कोई चीज नहीं रखेंगे, बुक के अंदर क्या करेंगे आप, रिकॉर्ड रखेंगे, यानी कि उसको जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना बुक के अंदर, ठीक है, जिससे कि वो फ्यूचर के लिए सेफ रहें कि हमने इनके साथ ट्रांजेक्शन्स किए हैं, ये हमने माल बेचा है, हमारा इतने पास जो मनी है वो हमारे पास आई है। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड करना हमारा बुक कीपिंग कहलाता है। तो अब आप देख लीजिए ऑप्शंस इसके अकॉर्डिंग हमारे क्या होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना, क्योंकि जब हम बुक कीपिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई मतलब नहीं है, नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं और ना ही पार्टनरशिप डेट से यहाँ कोई मतलब है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन क्या कहलाता है, यानी कि कोई पर्सन है जिस भी चीज में इन्वेस्ट बिजनेस करता है उसमें वो कोई भी फंड लगाता है या हम कहें कुछ फाइनेंस करता है तो वो इन्वेस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं। पूंजी, माल, संपत्ति, भवन। तो देखिए कोई भी पर्सन अपने जो भी बिजनेस कर रहा है उसमें वो कोई धन लगा रहा है जिसको हम बोलते हैं मनी या फिर फाइनेंस या इन्वेस्ट कर रहा है, उसको बोला जाता है यहाँ पर पूंजी, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब माल की बात करें तो माल अब हमारे पास कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, या फिर आप कुछ हाउस लेडी को ले लीजिए एग्जाम्पल में। अब वो कोई भी जो जैसा कि आप देखते हैं कि हमारा यहाँ पे फेस्टिवल क्या है, दिवाली का, इस टाइम हम सफाई करते हैं तो जैसे न्यूज़पेपर या फिर और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकालते हैं जिसको हम क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है, किसी को सेकंड हैंड। तो वो डेली का काम नहीं है, वो कभी कभी घर से कोई भी प्रोडक्ट ऐसे यूजलेस निकलता है जिसको हम देते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गए हमारे, कोई भी खाली हमारे प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, इस तरह के प्रोडक्ट हम देते हैं। तो ये उसका डेली का काम नहीं है, वो कभी कभी ये काम करती है। जबकि एक बिजनेसमैन क्या होता है, एक प्रोडक्ट में, एक तरह के नेचर के प्रोडक्ट में वो डेली डील करता है। तो जिस प्रोडक्ट में वो डील करता है वो उस व्यक्ति के लिए क्या कहलाता है, माल। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी व्यवसायी किसी भी किसी भी वस्तु में डील कर रहा है डे टू डे बेसिस पर, तो वो वस्तु उसके लिए क्या कहलाती है, माल। संपत्ति आप समझते ही हैं और भवन भी आप समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, हमें ये बताना है। वस्तु एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु सेवा को बेच दिया उससे जो पैसे मिले उसको आगम यानी कि आय कहेंगे। स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया धन पूंजी कहलाता है, क्या ये सही है, इसमें आपको नहीं बताना है, ठीक है। एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं, या फिर संपत्ति या माइनस बाहरी दायित्व इक्वल टू पूंजी होता है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, तो वस्तु फर्स्ट हम देख लेते हैं, वस्तु एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। हम कोई भी वस्तु बेचते हैं या फिर उसके बदले में हम कोई भी किसी को अपनी सर्विस दे रहे हैं और उसके बदले में, सर्विस देने के बदले में हम उससे कुछ मनी ले रहे हैं, तो हमारे लिए आय है, तो ये फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है। सेकेंड है, स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया धन पूंजी कहलाता है, ये मैंने अभी आपको बताया था, तो ये भी हमारा करेक्ट है। थर्ड को अभी हम देखते हैं, पहला लास्ट देख लेते हैं। तो देखिए संपत्ति में जब हम बाहरी दायित्व यानी कि एक्सटर्नल जो भी हमारी लायबिलिटीज हैं वो हम माइनस करेंगे तो हमारा पूंजी निकलेगा, यस ये भी करेक्ट है। तो यानी कि गलत क्या हो जाएगा हमारा, ये एक ही प्रकृति के लेन देन को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, खाता बही। खाता बही में हम एक ही प्रकृति के लेन देन को एक ही जगह इकट्ठा रखते हैं, जिसको हम लेजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिन मदों की वृद्धि होती है वह कहलाती है। यानी कि कोई भी ऐसे आइटम्स है उनकी वो इंक्रीज हो रहे हैं ओनर्स की कैपिटल में, जब वो बिजनेस डील करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यय आय आहरण पूंजी। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी पर्सन किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहा है और वहां पे उसके जो ओनर की कैपिटल है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो हम कहलाते हैं यहाँ पर हमारी आय। क्योंकि देखिए अगर जो आय होती है सिर्फ उसी को हम कैपिटल के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, यानी कि उसको ऐड करते हैं, जबकि हमारी जो व्यय होते हैं उसमें क्या हो जाता है, हमारे लेस हो जाते हैं, आहरण भी लेस हो जाते हैं, और पूंजी तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि पूंजी में पूंजी कैसे इंक्लूड करेंगे जिससे हमारी पूंजी इंक्रीज हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है। यानी कि हमें इसमें से ये बताना है कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें जो लास्ट स्टेप या फिर फाइनल स्टेप जो होता है वो कौन सा होता है। सूचनाओं का विश्लेषण एंड निर्वचन, यानी कि एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन करना, कम्युनिकेशन करना, रिकॉर्डिंग करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर प्रिपरेशन ऑफ समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए इसमें आप स्टार्टिंग में देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लेन देन करना। सेकंड स्टेप क्या होगा, जर्नल में रिकॉर्ड करना। थर्ड क्या होगा, लेजर आ जाएगा। फोर्थ क्या होगा, हम बैलेंस निकालेंगे। फिफ्थ क्या होगा, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब यहाँ पे 6 में आपको यहाँ बता देती हूँ 6 पॉइंट क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या आता है, P&L एंड वो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, 7 क्या होगा, 7 फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट के बाद क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट के बाद आएंगे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारी सूचनाएं निकली हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उससे हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन से आएगी उसको हम फर्दर कम्युनिकेट करेंगे और इसके बाद क्या होगा, फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, सूचनाओं की प्रक्रिया के आधार पर देखें तो देखिए इसमें राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमारा सूचनाओं का संप्रेषण करना, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अभी एक और क्वेश्चन रह गया। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो किस तरह के होते हैं, यानी पूर्ण अंकेक्षक, सरकारी अंकेक्षक, पेशेवर अंकेक्षक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं ये प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, ये इस में मतलब जैसे हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो जो भी इनके काम होते हैं उसमें ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये एक अपने जो इंस्टीट्यूट होते हैं इनके वहाँ से ये सर्टिफाइड होते हैं, वहाँ से ये डिग्री लेकर पूरे अपने पूरे प्रोसेसिंग के साथ ये इस फील्ड में एक्सपर्ट बनते हैं, जिनको हम प्रोफेशनल ऑडिटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।